दोस्तों, आज की लाइफ कितनी आसान हो गई है। कोई भी पेमेंट हम आसानी से पेटीएम, फोन पे या गूगल पे जैसे वॉलेट्स के हेल्प से बड़ी आसानी से कर लेते हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इन पेमेंट गेटवेज को रेगुलेट कौन करता है? आप कहेंगे कि आरबीआई। किंतु आरबीआई के पास इन पेमेंट एप्स को कंट्रोल करने का पावर कहां से आता है? तो दोस्तों, इसके लिए एक विशेष एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ये एक्ट तमाम यूपीआई पेमेंट गेटवेज, एनईएफटी, आईएमपीएफ ऐसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को रेगुलेट करता है। तो आज के वीडियो में हम इसी एक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कानूनी सहायता, जहां आपको मिलती है लीगल जानकारी आसान भाषा में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही एक्ट है, यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, जिसमें हम विशेष तौर पर आपसे इस एक्ट के सारे प्रोस एंड कॉन्स की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें यह भी डिस्कस करेंगे कि जिस प्रकार एनआई एक्ट में यदि चेक बाउंस हो जाए तो उसको रेगुलेट और एडजुडिकेट करने के लिए सेक्शन 138 का प्रोविजन है, उसी प्रकार इस एक्ट में भी यदि मैंडेट फेल हो जाए तो किस प्रकार पैसे का रियलाइजेशन किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के लिए तो ये और भी इम्पोर्टेंट है जो डिजिटल भुगतान लेते या देते हैं। और इसीलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि डिजिटल पेमेंट को कंट्रोल एवं रेगुलेट करने वाले इस एक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और आप अपना डिजिटल ट्रांजैक्शन बिना किसी व्यय के कर पाए। तो चलिए आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मेरी आपसे फिर गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि लीगल जानकारी युक्त ऐसे ही वीडियोस हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 वो एक्ट है जिसने भारत में डिजिटल पेमेंट प्रणाली को सुरक्षित एवं नियंत्रित किया है एवं आरबीआई को पावर दिया है जिससे ये डिजिटल पेमेंट के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश कर सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इस एक्ट का सबसे पहला उद्देश्य है भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी एवं पेमेंट वॉलेट्स को एक कानूनी ढांचा प्रदान करना। दूसरा, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेगुलेटर नियुक्त करना। और तीसरा, कस्टमर्स के पैसों की सुरक्षा करना एवं डिजिटल ट्रांजैक्शंस को पारदर्शिता प्रदान करना। दोस्तों, इस एक्ट के अंतर्गत आरबीआई को ये अधिकार दिया गया है कि वो पेमेंट सिस्टम्स को अनुमति प्रदान करे, यानी ऑथराइजेशन प्रदान करे। दूसरा, नियम बनाए एवं गाइडलाइंस जारी करे। तीसरा, निरीक्षण एवं निगरानी करे। और चौथा, जो डिफॉल्टर्स है उन पर पेनल्टी लगाए। अब सवाल ये उठता है कि ये पेमेंट सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, कोई भी ऐसी प्रणाली जो किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले भुगतान को संभव बना दे, फॉर एग्जांपल जैसे यूपीआई के थ्रू या आरटीजीएस के थ्रू या आईएमपीएस के थ्रू, या फिर अगर आम भाषा में बात की जाए तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक जैसे पेमेंट एप्स के, या फिर डेबिट कार्ड्स एवं क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी। तो ऐसे सिस्टम को पेमेंट सिस्टम कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये सेटलमेंट क्या है। तो दोस्तों, एज पर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट, सेटलमेंट का अर्थ है फाइनल पेमेंट यानी फाइनल क्लियरेंस ऑफ द पेमेंट। और ये फाइनल सेटलमेंट इज इररिवोकेबल, यानी एक बार ये पेमेंट अगर हो जाए तो फिर ये वापस नहीं लिया जा सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो डिजिटल पेमेंट करने वाले डिजिटल पेमेंट के बाद अपने पेमेंट को वापस भी ले सकते थे, जिससे इस पेमेंट सिस्टम की विश्वसनीयता खत्म हो जाती। जैसे अगर हमने कोई सामान कहीं से परचेज किया और उसका पेमेंट यदि पेटीएम या गूगल पे से कर दिया, अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि हम उसे वापस भी ले सकते थे खुद ही,
तो फिर इन एप्स की विश्वसनीयता का क्या होता? तब इन एप्स के थ्रू कोई पेमेंट रिसीव करना ही नहीं चाहता, क्योंकि देने वाला व्यक्ति फिर उसे वापस भी ले सकता है। तो इसलिए इसे इरिवोकेबल बनाना बहुत अहम था। दोस्तों, इस संबंध में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति इस तरह का पेमेंट ऐप बनाकर अपना ऐप शुरू कर सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर कोई संस्था आरबीआई की अनुमति के बगैर इस तरह का कोई सिस्टम बनाकर अपना वो लेन देन की प्रक्रिया शुरू करती है तो ये एक दंडनीय अपराध है, और ऐसा करने पर का जुर्माना एवं 10 साल तक के जेल की व्यवस्था की गई है इस एक्ट में। तो इसका मतलब है कि अगर किसी को अपना कोई पेमेंट ऐप किसी स्टार्टअप के तहत बनाना है तो उसे आरबीआई से परमिशन लेना होता है और आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, तभी वो कर सकता है। और इसी कारण आरबीआई को इसका कंट्रोलर एवं रेगुलेटर बनाया गया है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि यदि इन पेमेंट ऐप्स का प्रयोग करने में कहीं कुछ बात हो जाए या कहीं कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कैसे हो? तो दोस्तों, सेक्शन 24 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि यदि कोई विवाद सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के बीच हो जाए तो उस विवाद को आरबीआई या उनके द्वारा नॉमिनेटेड पैनल्स के द्वारा सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर अकाउंट में पैसे न होने के कारण यदि फेल हो जाता है तो उस पर ठीक उसी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है जैसे कि सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट में चेक बाउंस होने पर होती है। और इसमें भी चेक बाउंस केस की तरह ही प्रोसीडिंग चलाकर जो दोषी व्यक्ति है अर्थात जो डिफॉल्टर है, पेमेंट डिफॉल्टर है, उनके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है और केस साबित हो जाने पर उन्हें डबल ऑफ द अमाउंट एवं 2 साल तक की सजा हो सकती है। और सेक्शन 25 के अंतर्गत की गई कार्रवाई सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट की कार्रवाई से बहुत मिलती जुलती होती है। इसके अलावा ये एक्ट भारत के पेमेंट सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाता है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स एवं फॉरेन कंपनीज भारत में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर विश्वास कर सके और वो आसानी से अपना निवेश कर सके। तो दोस्तों, इस डिस्कशन से ये क्लियर है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 आज के भारत के डिजिटल पेमेंट की रीढ़, चाहे वो आम नागरिक के 10 रुपए का भी डिजिटल पेमेंट हो या किसी बड़ी कंपनी के करोड़ों का आरटीजीएस, ये कानून ये सुनिश्चित करता है कि हर पैसा लीगली सिक्योर, ट्रेसेबल एवं लीगली प्रोटेक्टेड हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज हम जिस विश्वसनीयता के साथ डिजिटल पेमेंट को आसानी से करते हैं और जो हमें डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा मिलती है वो इसी एक्ट के बदौलत है। आज आप जो डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी विश्वसनीयता एवं शक्ति इसी एक्ट से मिली और इसीलिए ये कानून एवं इस कानून की जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग एवं जानकारी युक्त टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।